नमस्कार। आज की कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी श्रृंखला के अंतर्गत हम हरिशंकर परसाई द्वारा रचित कहानी इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से समाज में व्याप्त जो शासन तंत्र पे बैठे हुए बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए जो अधिकारी हैं वो किस तरह से भ्रष्ट हो चुके हैं, किस तरह से हमारा शासन प्रशासन व्यवस्था किस तरह से घूसखोरी रिश्वतखोरी में व्याप्त हो गया है, किस तरह से हमारी ही रक्षा करने वाले इंस्पेक्टर पुलिस प्रशासन किस तरह से घूसखोरी और रिश्वतखोरी का इतना प्रमाण बढ़ गया है कि आज सामान्य व्यक्ति का जीना दुर्लभ हो गया है। हरिशंकर परसाई ने ये कहानी तो बहुत पहले लिखी थी, किंतु आज भी वह प्रासंगिक है और वो किस तरह से आज हमारे जीवन को प्रभावित करती है, इसको बताने के लिए हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य लेखन के माध्यम से, व्यंग्य कला के माध्यम से हमारे सामने एक कहानी प्रस्तुत की है इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। चलिए हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये आपके नेट सेट और टीजीटी पीजीटी सभी के लिए उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हैं। उन्होंने अपने व्यंग्य के माध्यम से पाठकों का ध्यान बार बार समाज की कमजोरियों की ओर आकर्षित किया है। उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं शोषण पर करारा व्यंग्य किया है, जो हिंदी साहित्य में अनूठा है। इस प्रकार परसाई जी ने हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक नई पहचान दी है और उसे एक अलग ही रूप प्रदान किया है। जैसे कि मैंने कहा है कि हरिशंकर परसाई जो है वो एक व्यंग्यकार है। उन्होंने अपनी व्यंग्य कला के माध्यम से समाज में व्याप्त जितनी भी बुराइयां हैं, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, हर दिशा में उन्होंने कार्य किया है। इसीलिए तो वो एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार माने जाते हैं और उनकी रचना जो है वो कालजयी मानी जाती है और आज के जीवन में वह भी प्रासंगिक है। इसी को ध्यान में रखकर हमारे पाठ्यक्रम में एनटीए ने हमारे पाठ्यक्रम में इस लेसन को रखा है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। इस कहानी के प्रमुख पात्र के बारे में हम बता देते हैं। सबसे पहले तो एक प्रमुख पात्र है मातादीन, जो कि पुलिस इंस्पेक्टर है। फिर उसके बाद पुलिस मंत्री है और यान चालक है, कोतवाल और इंस्पेक्टर है। इस तरह से और उसके और भी पात्र हैं, परंतु जो मुख्य रूप से जितने चार जो प्रमुख हैं उनके बारे में हम जिक्र करेंगे। मातादीन कहानी का प्रमुख पात्र है, जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। मातादीन पुलिस इंस्पेक्टर है, जिसके कार्य से खुश होकर पुलिस विभाग उसे चांद की पुलिस को सुधारने के लिए भेजती है। देखिए, मातादीन जो है वो इंस्पेक्टर है और वो जाहिर सी बात है कि उसने अच्छे कार्य किया है। इसके कारण ही उसको जो चांद पर बैठी सरकार है या वहाँ की शासन व्यवस्था है, तो ये मातादीन को वहाँ चांद की व्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ उसको बुलाती है, जो पूरे पुलिस विभाग का प्रतिनिधित्व करता है। अब जो दूसरा पुलिस मंत्री है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पुलिस मंत्री कहानी का अन्य पात्र है, जो मातादीन को प्रोत्साहित करता है तथा ऐसा कार्य करने को कहता है कि जिससे पुलिस विभाग की जय जयकार हो। ठीक है, जो पुलिस मंत्री है वो एक ऐसा पात्र है जो मातादीन को उसके कि हाँ, चांद के ऊपर जाके आपको इस तरह से कार्य करना है कि भारत सरकार की जो पुलिस है उसकी वाहवाही हो। इसके लिए वो उसे प्रोत्साहित करता है कि यहाँ पे जिस तरह से तुमने अच्छे कार्य किए हैं, वहाँ जाके चांद पर भी जाकर तुम इस तरह से ही अच्छे कार्य करना और हमारे देश का नाम रोशन करना। ये एक व्यंग्य है, ठीक है ना, क्योंकि ये लेखक जो है वो व्यंग्य के माध्यम से हमारे सामने ये प्रस्तुत करना चाहते हैं कि मातादीन जो इंस्पेक्टर मातादीन है वो किस तरह से भ्रष्ट व्यक्ति है और उसकी जो शासन प्रशासन नीति है वो किस तरह से बेकार है, उसको बताने का प्रयत्न किया है। और उसके माध्यम से हमें पुलिस व्यवस्था किस तरह से हमारे समाज में होती है, जो हमारी रक्षा करने के बजाय हमारा ही शोषण करती है और हमें ही आज व्यक्ति चाहे कितने भी झगड़े हो जाए, कितने भी दंगे फसाद जो भी हो जाए, कितने भी कलेश हो जाए, पर वो सोचते हैं कि हम आपस में बात करके सुलझा लें, क्योंकि यदि हम पुलिस के पास जाएंगे तो वो अलग ही मुद्दा बन जाता है। व्यक्ति को जो सुविधा प्रदान करनी चाहिए, इंसाफ की जो मांग करते हैं, वो इंसाफ की मांग तो होती नहीं है, बल्कि दूसरी ही मांग
उजागर होती है। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी कि यदि हमारे आस पड़ोस में कहीं किसी के साथ झगड़ा विवाद होता है, तो जब हम पुलिस थाने में जाते हैं तो वो पुलिस थाने में हमें हमारा घंटों समय बर्बाद करते हैं और केस भी नहीं लिखते हैं। और उसके अलावा यदि कुछ गंभीर मुद्दा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं कि केस करने के बाद कुछ भी केस करके और फिर उसके छुटाई के लिए पैसे की मांग करते हैं, और उस पर बिना मतलब दोनों जो पार्टी है उनको ही पैसे देना पड़ता है। तो इससे हमें आर्थिक नुकसान होता है और इंसाफ की प्राप्ति तो होती नहीं है। आज एक अच्छा उदाहरण है कि जब हम रोड पे सड़क पे जाते हैं, देखा है कि यदि हेलमेट नहीं पहना है तो उसके बाद वो लोग क्या करते हैं, ब्लैक मनी हमसे लेते हैं। परंतु हमें ब्लैक मनी देते हैं, ब्लैक मनी लेते हैं, वो उनसे हमसे लेते हैं, और हमें जो सीख देनी चाहिए वो तो नहीं दे पाते हैं। हम हेलमेट का विरोध नहीं करते हैं क्योंकि हेलमेट लगाना अनिवार्य है, किंतु क्या होता है कि हेलमेट के नाम पे ये लोग जो घूसखोरी रिश्वतखोरी करते हैं, ये बताना मेरा मेन उद्देश्य है। और जो पुलिस व्यवस्था है वो जो हमारा संरक्षण और हमारा संवर्धन करना चाहिए, हमें प्रोटेक्शन देना चाहिए, उस तरह की जो विचारधाराएं हमें तो आज के युग में नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि हम उनसे मदद मांगने जाते हैं, उल्टा खुद मुसीबत में फंस जाते हैं। ये ऐसा मेरा मानना है। तो उसी को दर्शाने का प्रयत्न किया है इस कहानी में। यान चालक हैं, क्योंकि वो जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसमें यान चालक का भी वर्णन किया है। ये जो हम बता रहे हैं ये प्रमुख पात्र, इसमें की जो प्रमुख पात्र हैं जिसके बारे में एनटीए पूछता है उसके बारे में हमने बताया है। तो यान चालक चांद से माता दीन को लेने आया है और माता दीन से अधिक प्रश्न करने पर टिप्पणी करता है कि चांद के आदमी इतना नहीं बोलते हैं। ठीक है, वो ये बताना चाहता है कि जब माता दीन वहाँ उनके साथ बैठता है और वो उनसे बहुत बातें करता है, पर जो यान चालक है वो उतनी बात नहीं कर पाता है, ये भी बताता है वो। ठीक है, कौन? यान चालक बताता है कि हमारे स्पेस में इस तरह की फालतू बातें करना या बहुत बातें करना हमारे स्वभाव में नहीं है। कोतवाल और स्पेक्टर, ये दोनों पात्र चांद के पुलिस के सिपाही हैं जो चांद पर एक केस सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो जब चांद पे जाते हैं, हम आपको आगे बताएंगे, तो जो कोतवाल और इंस्पेक्टर है वो दोनों पुलिस के सिपाही हैं जो चांद में जो केस होता है ना उसको सुलझाने का प्रयत्न करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी की समरी क्या है, इस कहानी का शॉर्ट समरी क्या है वो बता देते हैं, फिर इस कहानी का उद्देश्य क्या है, इस कहानी का संदेश क्या है वो आपको बताएंगे। कहानी इस तरह से शुरू होती है। इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर हरिशंकर परसाई की लोकप्रिय व्यंग्य रचना है जिसमें पुलिस के अत्याचारों की और देश की जनता का ध्यान ले जाने वाली व्यंग्य कथा वर्णित है। पहले ही बताया है कि एक व्यंग्य कथा है और जो पुलिस प्रशासन द्वारा जो हमारे पर आम जनता पे अत्याचार किया जा रहा है उसको प्रस्तुत करने वाली एक कहानी है। इस रचना से परसाई जी ने पुलिस प्रशासन की न सिर्फ कार्यप्रणाली पर करारा व्यंग्य किया है बल्कि हमारी कार्यपालिका के निर्णयों पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस कहानी के माध्यम से लेखक जो पुलिस प्रशासन है उसकी कार्यप्रणाली के बारे में इन्होंने व्यंग्य किया है और उसको जो बढ़ावा देती है कार्यपालिका उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया है कि किस तरह की नीति और प्रशासन व्यवस्था बनाई जाती है और किस तरह के नीति नियम बनाते हैं जो कि आम जनता के हित के नहीं होते हैं। ये फैंटेसी शैली में लिखी गई रचना है, हम कह सकते हैं इसको कल्पना मात्र है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, पर सच्चाई ये है कि व्यंग्य के माध्यम से समाज को जागरूक करना है, आप लोगों को जागरूक करना है। फैंटेसी का सहारा लेकर ही लेखक ने इंस्पेक्टर माता दीन को पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए चांद पर भेजा था। कथा में हास्यजनक स्थितियों और विसंगतियों का भी वर्णन किया है क्योंकि जाहिर सी बात है कि व्यंग्य रचना है तो इसमें हास्य के दृश्य तो हो गए ही, और जितनी भी हैं जो भी विसंगतियां हैं उसको भी यहाँ पे दर्शाने का प्रयत्न किया है। कहानी में पुलिस प्रशासन की व्याप्त मक्कारी, झूठ और बेईमानी आदि के पर्दे खोलने में इंस्पेक्टर माता दीन मुख्य पात्र की भूमिका में दिखाई देते हैं जो चांद की पुलिस को सुधारने के लिए जाता है।
ठीक है। इसमें से जो प्रमुख पात्र है माता दीन, ये इंस्पेक्टर माता दीन, ये ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही अच्छा पुलिस है और बहुत ही अच्छा पुलिस और प्रशासक का व्यवस्था का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, जो यहाँ की शासन व्यवस्था को सुधारा है और भविष्य में जाके वो चांद पर भी जाकर वहाँ की व्यवस्था को भी सुधारने का प्रयत्न करेगा, ऐसी शासन प्रशासन को अपेक्षा रहती है। वहाँ पहुंचकर वो सबसे पहले पुलिस लाइन में हनुमान जी की स्थापना करवा देता है। पर जैसे ही चांद पे जाने के बाद जैसे ही वो जाता है तो सबसे पहले वो क्या करता है कि पुलिस लाइन में जो हनुमान जी का मंदिर है ना, उसकी स्थापना करवाता है। वो कहता है कि हमारे राज्य में, हमारे भारत में हर जगह क्या है, हनुमान जी का मंदिर व्याप्त है। फिर वह देखता है कि चांद पर पुलिस काम नहीं कर रही है, तो कार्य के प्रति उनकी कटिबद्धता बढ़ाने के लिए पुलिस का वेतन कम करवा देता है, जिससे केसों की संख्या बढ़ जाती है। वेतन कम होने से पुलिस अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊपरी आमदनी करने लगती है। इस प्रकार पुलिस काम करने लगती है और सरकार भी खुश हो जाती है। देखिए, वो जब चांद पे जाता है, चांद की पुलिस जब उन्हें बुलाती है, चांद का जो शासन प्रशासन व्यवस्था है, इंस्पेक्टर माता दिन को बुलाता है, तो वो सबसे पहले क्या कार्य करता है कि जितनी भी पुलिस चौकियां हैं वहाँ पर वो क्या करता है, हनुमान जी की मंदिर स्थापित कर देता है। और वो कहता है कि ये जो हनुमान जी हैं वो हनुमान जी एक रक्षक के प्रतीक है, जो हमारी रक्षा करते हैं। तो इस उद्देश्य को या इस विचारधारा को ध्यान में रखकर वो हर पुलिस स्टेशन पर मंदिर की स्थापना कर देता है। उसके साथ ही वो क्या करता है कि जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उन सब के वेतन में कटौती करने लगाता है। वो सोचता है कि यदि चांद पर ज़्यादा से ज़्यादा वेतन दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो ये पुलिस अधिकारी है ये कुछ काम नहीं करेंगे, और यदि इनकी वेतन में कटौती कर दी जाए तो जाहिर सी बात है कि ये अपने वेतन को, अपने घर की व्यवस्था को संभालने के लिए इनको पैसे की आवश्यकता होगी, और इतने कम वेतन में यदि काम नहीं चलेगा तो ये सक्रिय हो जाएंगे। जो भी आलसी के समान बैठे हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और वो काम करने लगेंगे। इस उद्देश्य को ध्यान में रख के क्या करते हैं, वो सारे लोगों की मीन्स पुलिस वालों की पेमेंट बढ़ा देते हैं। और पेमेंट बढ़ाने के साथ उनकी जो विचारधारा है बहुत ही गलत है कि यदि पुलिस वालों की पेमेंट कम कर दी जाए तो वो एक्टिव हो जाएगी। ये जो विचारधारा है गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यदि पुलिस वालों को वेतन बराबर या जितना चाहिए उतना मिलता रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वो कोई ऐसा गलत काम करेंगे नहीं। पर ये जो माता दीन क्या बोलता है कि यदि इनकी पेमेंट कम कर दी जाए तो ये एक्टिव हो जाएंगे और कहीं ना कहीं से केस लाएंगे, जो कि ये गलत प्रवृत्तियों की और हमें क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। यह चांद पर जाकर भी वहाँ के जो पुलिस अधिकारी अच्छे लोग हैं उनको भी बिगाड़ने का प्रयत्न कर रहा है, क्योंकि उन्हें तो निश्चित तौर पे जो वेतन है वो मिलता है और वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। किंतु जैसे ही माता दिन चांद पे जाता है तो सारी शासन व्यवस्था को ही बदल देता है। वो क्या करता है, इनके वेतन में कटौती कराने लगाता है, जिससे शासन प्रशासन को तो पैसे की प्राप्ति होती है, किंतु शासन प्रशासन की जो व्यवस्था है वो डगमगाने लगती है। जाहिर सी बात है कि यदि वेतन कम होगा तो वो कहीं ना कहीं से अपना बंदोबस्त तो करेंगे, और ना चाहते हुए भी उन्हें घूसखोरी रिश्वतखोरी का दामन थामना ही पड़ेगा। और ऐसा ही होता है, जब वो चांद पे जाता है और उनका वेतन कम होता है तो वो क्या करते हैं, इसमें वो घूसखोरी और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति की ओर प्रेरित होता है। यानी माता दिन खुद तो अपने देश का नुकसान कर ही रहा है। रिश्वतखोरी, घूसखोरी और ये भ्रष्टाचार वहाँ पे तो व्याप्त है, पर चांद जैसा जो प्लेनेट है उसको भी भ्रष्ट कर देता है। चांद की सरकार इसे अपने देश में, अपने चांद में की शासन व्यवस्था को सुधारने के लिए बुलाती है, किंतु वहाँ पे जाने के बाद भी ये अपनी गंदगी, जिस तरह से हमारे देश में व्याप्त है, उस तरह की गंदगी फैलाने का प्रयत्न करता है। कौन? माता दिन। इसके साथ ही इंस्पेक्टर माता दिन चांद की पुलिस को शिक्षित करता है कि कत्ल के केस में कातिल को ढूंढने के बजाय एविडेंस पे जोर देना चाहिए। एविडेंस मिल जाए तो किसी को भी
कातिल बनाया जा सकता है, फिर चाहे वह भला आदमी क्यों ना हो। उसके कारण भले आदमी को सजा हो जाती है। FIR बदलना, बीच में पन्ने डालना, गवाहों को तोड़ना, यह सब वह चांद की पुलिस को सिखा देता है। उसके इस योगदान के लिए पुलिस की चांद उसका अभिनंदन करती है। देखिए क्या करता है ये, जब चांद पे जाता है तो वहाँ पे ये क्या करता है, पुलिस के लोगों को शिक्षित करता है कि किस तरह से वो समझाता है कि कत्ले के लिए केस में जो केस के लिए जैसे कत्ले के केस में कातिल को ढूंढने के बजाय आप एविडेंस ढूंढो। नहीं हुआ, नहीं ढूंढना हो रहा है तो किसी को भी फंसा दो, किसी को भी कातिल बनाया जा सकता है एविडेंस के बेस पे, चाहे वो निर्दोष हो चाहे वो कातिल हो। तो इस तरह की जो प्रवृत्तियां हैं, वृत्तियां हैं, ये इंस्पेक्टर मातादीन वहाँ पर जाकर वहाँ की जो अच्छी पुलिस व्यवस्था है उसको बिगाड़ डालता है। और वो पुलिस, वहाँ की पुलिस व्यवस्था को ये भी समझाने का प्रयत्न करता है कि किस तरह से हमें FIR बदलना चाहिए, बीच में पन्ने डालना चाहिए, गवाहों को तोड़ना चाहिए, ये सब वो पुलिस वालों को सिखा देता है। तो सोचने वाली बात है कि जिस तरह से आज हमारा जो शासन प्रशासन है वो किस तरह से भ्रष्ट हो गया है, और उसकी लहर यहाँ तक नहीं है, वो यदि कहीं बाहर भी जाएगा तो वहाँ पे भी वो वही तरह की दूषित प्रवृत्तियाँ ही फैलाएगा। ये बताने का प्रयत्न किया है कि जिस तरह से हमारे भारतीय समाज में पुलिस शासन प्रशासन व्यवस्था है, ये व्यवस्था खुद तो भ्रष्ट है, परंतु ये दूसरी जगह में ही यदि जैसे चांद में भी चले जाएं तो वहाँ की जो अच्छी व्यवस्था है, जो शासन प्रशासन बिना भ्रष्ट मुक्त है, उन्हें भी भ्रष्ट कर डालेगा। ये बताने का प्रयत्न किया है। और जितनी भी जो शैली लिखी गई है वो व्यंग्यात्मक शैली पे लिखी गई है, व्यंग्यात्मक शैली है, और उसके बाद फैंटेसी पे लिखा गया है, कल्पना प्रधान। ठीक है, उसके इस योगदान के लिए चांद की पुलिस उसका अभिनंदन करती है। मातादीन को वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। उसके जाने पर चांद के पुलिस वाले रोने लगते हैं। इस कहानी में परसाई जी ने पुलिस प्रशासन का पूरा चिट्टा खोल दिया है कि कैसे झूठी गवाहियों के कारण ना जाने कितने निर्दोष लोगों को सजा दी जाती है। कहानी में जिस व्यक्ति ने पीड़ित की मदद की उसे 20 साल की सजा हो जाती है। यहाँ पुलिस के व्यवहार का बहुत सच्चा चित्र खींचा गया है। इस कहानी में ऐसी कोई भी बात छूटने नहीं पाई है जो पुलिस विभाग में ना होती हो। यानी हरिशंकर परसाई ने पुलिस विभाग में जो जो भी गतिविधियां होती है, जिस तरह का भ्रष्टाचार होता है, किस तरह से झूठी गवाही करके किसी निर्दोष प्राणी को फंसाया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, उन सब का के बारे में यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी ने बताया है। इस प्रकार परसाई जी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है। कहानी में हवलदार द्वारा इंस्पेक्टर साहब को पैक्टम बुलाना बहुत स्वाभाविक बन गया है। देखिए जो इंस्पेक्टर साहब है उनको वो क्या कह के बुलाते हैं, पैक्टम। परसाई जी की चित्रात्मक भाषा शैली के सामने पूरी पुलिस विभाग खड़ी हो जाती है। इस कहानी के प्रत्येक संवाद में व्यंग्य छुपा है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस कहानी को डिटेल में पढ़ें, क्योंकि हम उसे पढ़ाने यदि जाएंगे तो कम से कम हमारा 2 घंटा 2 घंटा तो होगा ही होगा, इसीलिए हमने उसको छोटा किया है। इस कहानी की प्रत्येक संवाद में व्यंग्य छुपा हुआ है। संवाद छोटे हैं लेकिन अपने आप में पूर्ण है। इस व्यंग्य कथा की सार्थक परिणति उस मानवीय करुणा और मानव कल्याण के गंभीर, गहरे और व्यापक एहसास के संप्रेषण में है, जो उक्त कथा को अंतिम पंक्तियों में वर्णित की गई है। कैसे की गई है देखिए, आपके मातादीन ने हमारी पुलिस को जैसा कर दिया है उसके नतीजे ये हुए कि कोई आदमी किसी मरते हुए आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि कत्ले के मामले में वो फंस जाएगा। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, वो डरता है कि बाप मर गया तो उस पर कहीं हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं और कोई नहीं बचाता, इस डर से कि यदि उस पर बच्चे डूबने का आरोप लग जाएगा।
देखिए, जब ये माता दीन चांद पे जाता है तो किस तरह से पुलिस प्रशासन व्यवस्था की जितनी भी चीज़ें हैं और वहाँ के जो कर्मचारी है उसको बदल देता है। झूठे आरोप लगा के किसी भी निर्दोष प्राणी को जेल में डालने का सिस्टम वहाँ लागू कर देता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद नहीं करता, उसे मरता हुआ छोड़ देता है। जैसे यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं या बताना चाहते हैं कि इसमें जो व्यंग्य किया गया है उसमें बता रहे हैं कि अब कोई बेटा अपने बीमार बाप की सेवा नहीं करता। उसे ये डर है कि यदि वो मर गया तो उसके झूठे आरोप में उसे फंसा दिया जाएगा। अब कोई व्यक्ति किसी डूबते हुए बच्चे को बचाता नहीं, वो सोचता है कि यदि मैं इसे बचाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे भी जेल हो जाएगी। इसके साथ ही कोई व्यक्ति किसी के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि यदि वो हस्तक्षेप करेगा तो उसे भी जेल हो जाएगी। इस तरह से जो शासन प्रशासन व्यवस्था माता दीन के जाने से भ्रष्ट हो जाती है चांद की, तो चांद की सरकार है वो माता दीन से प्रार्थना करती है कि नहीं, अब हम हाथ जोड़ते हैं, जैसा प्रशासन व्यवस्था हमारी है हमें अपने ही हाल पे छोड़ दो और हमें मुक्त करो। जितना आपने जो काम किया है ना, वो काम का दुष्परिणाम अभी हमारी आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा, और ये हमारी गलती है कि हमने आपको बुलाया। इस वर्णन से स्पष्ट होता है कि देश की आम जनता कितने भयंकर संत्रास में जी रही है। समाज की यह स्थिति हृदय को हिला देती है। मानवीय करुणा का यह एहसास एक अर्थपूर्ण आक्रोश की दिशा में सक्रियता प्रदान करता है। यह कहानी फैंटेसी में रची गई है, लेकिन जो स्थिति वहाँ बयान की गई है वे हमारे रोज़मर्रा के जीवन का एक पहलू है। कहानी में दर्शाई गई विसंगति से हम कहीं ना कहीं दो चार होते ही रहते हैं। ये स्थितियाँ अत्यंत डरावनी और अमानवीय है। डरावनी इसलिए है क्योंकि हमें समाज में होने वाले कार्य अस्वाभाविक नहीं लगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रस्तुत कहानी में हरिशंकर परसाई ने समाज में व्याप्त विसंगतियां और मनुष्य मात्र के पाखंड को उजागर किया है। पुलिस प्रशासन पर उन्होंने व्यंग्य करते हुए एक आदमी के भोगे हुए यथार्थ को वाणी दी है। इसीलिए परसाई जी को आम जनता का लेखक माना जाता है। देखिए, हरिशंकर परसाई ने बिना डरे बिना भय के ये कहानी को हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि किस तरह से पुलिस प्रशासन व्यवस्था भ्रष्ट है, किस तरह से वह आम जनता की भलाई करने की बजाय उनको परेशान करती है, किस तरह से किसी को भी झूठे गवाही आरोप और केस के माध्यम से डराया धमकाया जाता है, उन पर किसी भी तरह का चार्ज ठोक कर उन पर केस कर दिया जाता है। जो पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा करनी चाहिए या जो हमारे रक्षक है, वही आज के युग में हमारे भक्षक हैं। इस तरह से हरिशंकर परसाई ने व्यंग्य के माध्यम से हमारे सामने पुलिस प्रशासन व्यवस्था की सच्चाई प्रस्तुत की है। आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद।